हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2023 का सेट 3 जो है 822DX ये सेट आपको मैं आज समझाऊंगी। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के खंड बा का भी क्वेश्चन नंबर 1 तक मैं आपको इसमें कंप्लीट कर दूंगी। तो पहला जो खंड आ का है, तो खंड आ में क्या है, परिमेय संख्या 17/2 की घात 2 × 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। यानी कि हमको ये बताना है कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे और उसके बाद ये जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे ये बताना है हमको। अच्छा, तो इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब पहला तरीका तो ये है कि आप ये करें कि भाई 17 लिखा हुआ है और यहाँ क्या 2 की घात 2 है गुणे 5 है, तो 17 और यहाँ 2 की घात 2 का मतलब 4 और यहाँ 5 है तो 5 तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ 17 और 4 पंजे कितना 20। ठीक है, तो 20 को आप इसको भाग करें, 20 को आप 17 से भाग करें तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, 160 हुआ। अब इसको घटाएंगे 10 बचा, अब ये 5 बार और चला जाएगा। भाई पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार और चला जाएगा 100। तो इसका मतलब क्या 0.85, तो इसको हमने क्या निकाला 0.85। तो एक तो ये तरीका है, आप जल्दी से अगर करना चाहते हैं तो एक तो ये तरीका है कि पॉइंट के बाद ये 2 ही अंक तो आए हैं, क्योंकि उसके बाद तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये पहले का आंसर, ये बी पार्ट इसका सही हो जाएगा क्या 2। ठीक। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है जो हम लोग ने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है इसका, कि ये हमें शांत और अशांत दशमलव जो होता है उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कैसे, अब यहाँ 2 की घात 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 5 की घात 2 बना लें तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की घात 2 कैसे बनेगा, एक और 5 से गुणा कर दें तो फिर ऊपर भी तो एक और 5 से गुणा करना पड़ेगा हमको। ये हो गया 17 बचे 85 और नीचे क्या 2 की घात 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी तो 5 की घात 2 हो जाएगा, यहाँ 85/2 का मतलब कितना, अच्छा 2 की घात 2 नहीं लिखते हैं, सीधे 2 और ये 5 इन दोनों की गुणा कराते हैं, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और यहाँ 2 और 2 तो एक बार घात के रूप में 2 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से क्या 85 और यहाँ क्या 10 की घात 2 का मतलब कितना 100 हो जाएगा। तो ये भी तो यही आ जाएगा ना 0.85, क्योंकि 1 2 और यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 और पॉइंट यहाँ लगाएंगे, तो पॉइंट इसलिए हमने यहाँ पर लगा लिया। तो चाहे आप इस प्रोसेस से करें चाहे आप इस प्रोसेस, जो आपको लगता है कि आपसे जल्दी हो जाएगा आप उसी से करें। ठीक है, ये जो है P/Q वाला जो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, वहां पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, पूरा समझाया है कैसे ये किया जाता है, तो वहां पर आप जाकर समझिए अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, अब इसका नंबर 2, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 नंबर है कि बिंदु -3 और 5 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, तो ये आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको देखकर बता सकते हैं कि अगर y अक्ष से दूरी बतानी तो हमको x अक्ष वाला बताना है। यानी कि अगर हम कहें, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, अगर हम कहें कि इसका ए ऑप्शन सही है तो ये बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो दूरी होती है ना उसको हम निगेटिव नहीं लेते हैं अगर ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इसके ऑप्शन में कहीं 3 दिया होता, ठीक है, इसके ऑप्शन में कहीं 3 दिया होता तो हम 3 पर टिक करते, लेकिन अगर हमें ऑप्शन में 3 दिया ही नहीं है, समझिए मेरी बात, कि अगर ऑप्शन में 3 दिया ही नहीं है, माइनस का 5 दे दिया है या कुछ और दे दिया है, तब हम उस कंडीशन में ये माइनस का 3 टिक करेंगे, अदरवाइज इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, देखिए, अब जैसे -3 और 5 ये लिखा हुआ है, तो अगर हमें y अक्ष से दूरी निकालनी है तो हम सीधे ये कह सकते हैं, जब भी y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो हम ये दूरी बता देंगे x अक्ष वाला, और जब भी x अक्ष से दूरी पूछेंगे हम y अक्ष वाला बता देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ नेगेटिव का निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस का निशान नहीं होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। अब इसमें तो ये माइनस का निशान है, y अक्ष से दूरी हम तो ये बता सकते थे कि -3 है, लेकिन y अक्ष से दूरी -3 नहीं, सिर्फ 3 होगी, माइनस का चिन्ह हटा करके बताया जाता है। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ऐसे लिखा हो, ए ऑप्शन में तो -3 है, बी ऑप्शन में है 2 मान लेते हैं, और सी ऑप्शन में है 5। ठीक है, और डी ऑप्शन में अगर इनमें से कोई नहीं लिखा है तो इसको टिक करेंगे, और अगर इनमें से कोई नहीं वर्ड नहीं लिखा है, अब मान लीजिए यहाँ माइनस का 5 दिया है, ठीक है, इसी सवाल के हिसाब से ये हमको यहाँ माइनस का 5 दे दिया है, तो अब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, अब आपको यही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, अब उस वक्त आपको यही ऑप्शन टिक करना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक, अब इसका नंबर 3 है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल मतलब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो यहाँ 144 लिखेंगे, 144 के हम फैक्टर करेंगे।
ठीक, यहाँ पे हम 144 लिखेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, फिर यहाँ 2 से करेंगे, 2 नाम 18, 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, ठीक? तो अब यहाँ क्या 2 की घात 4 बन रहा है और यहाँ क्या 3 की घात 2 बन रहा है। तो जो घातें हैं ना 4 और 2 हैं, अब घातों को आपस में जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, तीसरे का ये डी ऑप्शन सही हो रहा है क्या 6। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है लासा 132 और 288 का कितना है 3168, ठीक है 3168 ये जो है लासा दे रखा है। तो मासा ज्ञात करना है और हम जानते हैं मासा ज्ञात करने के लिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा ऐसे लगाते हैं, बटे लासा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमें मासा ज्ञात करना है, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणन और बटे में क्या लासा, और अगर लासा ज्ञात करना होता है तो यहाँ लासा कर देते हैं और यहाँ मासा कर देते हैं, ठीक। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अब दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास संख्याएं हैं 132 और कौन सी है 288 और बटे में हमारे पास क्या लासा, तो लासा हमें दे रखा है 3168। अच्छा या तो अब इनको कट करो भाई, इसको कट करो, इसको कट करो, या फिर इससे इसको कट करो, तो कट करो, उससे क्या ज्यादा हो जाएगा सवाल। एक काम ये कर सकते हैं कि इससे या इससे किसी भी एक संख्या से इसको कर दो भाग, तो हमें लगता है अगर बड़ी संख्या ले इसको भाग कर दे तो मोर बेटर रहेगा। अब इसको हम ये कर सकते हैं कि यहाँ लिखें 288 और यहाँ लिखें 3168। अब हम ये देखते हैं 288 यहाँ 316 पहले एक बार में चला जाएगा, तो आराम से इसको घटा लेते हैं। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 10 में 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक है भाई, यहाँ से कैरी 10 में 8 गया 2 बचेगा, यहाँ 0, ये 8 डाल लिया, फिर से एक बार में चला गया क्या 288। अब सीधी सी बात ये है कि ये इसको 11 बार में इसने कट कर दिया, ठीक है, ये इसको इसने 11 बार में कट कर दिया। अब 11 एकम 11 और यहाँ 11 एकम 11, 2 बचेंगे 22, 11 दूनी 22, तो सीधे सीधे ऐसे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कट करके भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक। तो इसका चौथे नंबर का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या 12, यानी कि इसका मासा जो है वो 12 है। अब है नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब जो समीकरण हमें दे रखी है नंबर 5, जो हमें समीकरण दे रखी है क्या 3x² - 12x + m = 0, इसके मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना हम लोग b² - 4ac, वो क्या होता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर, अब बी यहाँ पर क्या है माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे और ए क्या है यहाँ पर 3 है गुणे सी क्या है एम है बराबर 0, तो 12 का स्क्वायर क्या 144 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 तियाँ 12 और यहाँ पर भी ये एम हो जाएगा, भाई ये गुणे का निशान लगा हुआ है। अब 144, अब जो ये 12 एम है वहां जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक। तो 144 अब ये 12 बटे में आ जाएगा, कट कर देंगे, ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि एम का मान 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसका पांचवें का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या 12, ठीक है। अब ये इसका नंबर 6 है, तो क्या पूछा है कि 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, भाई कोई भी अगर समीकरण दे रखी है ये 5x² - 3x + 2 = 0, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है और हम जानते हैं फार्मूला -b/a, ठीक है। मूलों का योग के लिए क्या लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो यहाँ b तो ये है, ये a है, ये b है, ये c है, तो माइनस तो पहले से है और b का मान ऑलरेडी -3 है, तो यहाँ पर एक और माइनस ऐसे आ जाएगा और बटे में a का मतलब कितना 5 हो गया, तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस 3/5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का योग आ रहा है वो 3/5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका छठवें का फिर ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या 3/5। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान होगा। जब हमें कहा है कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं और इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। और इसका प्रतिबंध क्या बनता है भाई, इसका प्रतिबंध ये बनता है कि a1/a2 = b1/b2 बट इट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है, ये बनता है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो हमें इन दोनों से ही काम चल जाएगा, a1/a2 = b1/b2, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या x + 2y, तो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, और c1 और c2 से हमें कोई मतलब नहीं, तो a1 का मान क्या रहेगा 1 और a2 का मान क्या रहेगा 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 1/2 लिखेंगे और b1/b2 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लैम्डा लिख देंगे, ठीक। तो
तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा की यहाँ मल्टीप्लाई 2 की यहाँ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा यहाँ लैम्डा और 2 की 2 से कितना 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक, तो इसका 7 का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या 4, यानी कि लैम्डा का मान जो होगा वो 4 होगा इस समीकरण के लिए कि इसका कोई हल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है a बराबर -4, 2 b बराबर 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु दे रखा है a/8, 4 दे रखा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधा मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे क्या x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 + x2/2 इसके बराबर कर देंगे और y1 + y2/2 इसके बराबर कर देंगे। लेकिन हमें इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ a का मान ज्ञात करना है जो कि x एक्सिस पे है। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए कैसे लगाएंगे। नंबर 8 है, जो a पॉइंट है वो -4, 2 है और जो b पॉइंट है 5, 6 है और जो मिड पॉइंट है वो है a/8 a/8, 4 ये मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट वाला हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर तो क्या होगा x1 + x2/2, ठीक है, कॉमा y1 + y2/2 और ये क्या होता है ये मिड पॉइंट यानी कि एक्स वाई के लिए फार्मूला होता है। अब मिड पॉइंट हमारा a/8 दे रखा है, कॉमा 4 दे रखा है यहाँ पर। तो x1 + x2 ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, ये x1 है ये x2 है। तो -4 + 5/2, कॉमा अब y1 + y2, अब y1 का मान 2 है और यहाँ 6 है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो a का मान निकालना है ना यहाँ से। तो ये जो है ये इसके बराबर है, इसकी हमें जरूरत है ही नहीं, हमें तो बस इसका मान निकालना है। तो हम सीधे हमें ये करना था। अब ये तो हमने किया आपको समझाने के लिए कि ये फार्मूला होता है, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आए आपको अगर a पॉइंट पर a का मान निकालना है यानी x एक्सिस पर a का मान निकालना है तो बस x एक्सिस वाले देखिए आप क्या -4 और यहाँ 5, तो -4 और +5/2 उसके बराबर में 1/8 कर दीजिए। ठीक है, यानी कि क्या -4 और +5 तो आएगा 1/2। अच्छा ये प्लस का आएगा 1/2 और बराबर किसके a/8। ठीक है, ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ क्या 2 का a से गुणा कर देंगे और 8 का 1 से या 2 से नहीं करें, 8 का सीधे यहाँ गुणा कर दें तो इससे क्या होगा 8 × 8 और /2 और यहाँ से a लिखा रहेगा। तो इसका मान कितना a का मान 4 आ जाएगा। भाई ये कैंसिल हो गया तो a का मान कितना 4 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 8वें का ये डी ऑप्शन सही हो रहा है क्या 4। ठीक है, अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। तो ये जो ये BC है ना इसके समांतर रेखा ये PQ खींची गई है। फिर बोला है कि PQ अनुपात BC यानी कि ये PQ और ये BC अगर ये अनुपात में हो तो इन दोनों का अनुपात 1/3 आएगा। ठीक, फिर हमें AB AP, ठीक है, AP और अनुपात में क्या PB ये पूछा है कि AP और PB का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो जो ये अभी लिखा हुआ था क्या कि PQ बटे BC, ठीक है, PQ बटे BC ये भी तो एक भुजा है। तो ये छोटे त्रिभुज की भुजा और ये बड़े त्रिभुज की भुजा। इसी प्रकार अगर हम छोटे त्रिभुज में देखें तो AP छोटे त्रिभुज की भुजा और AB ये बड़े त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो ये भुजाएं जो होती है ना सारी अनुपात में होती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये लिख सकते हैं, हम ये कहें कि PQ अनुपात BC, ठीक है, PQ अनुपात BC, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर 9 डाल देते हैं। तो PQ अनुपात BC अगर 1:3 है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये PQ है अनुपात BC है तो इसके अनुपात में AP और बटे AB भी तो लिख सकते हैं। तो यही लिखेंगे क्या कि AP अनुपात AB, ठीक है, बराबर क्या 1/3। ये भी तो इसके ही बराबर होगा, लेकिन हमें AP अनुपात AB नहीं पूछा है, हमें AP, ठीक है, और अनुपात में PB, ठीक है, हमें क्या पूछा है AP अनुपात PB हमें ये पूछा है। ठीक, तो ये आंसर तो 1/3 तो नहीं होगा इसका क्योंकि ये तो AP अनुपात AB होता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे AP प्लस AB AP बटे AB, ठीक है, AP बटे AB इज 1/3। ये इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो अब अगर हम ये कहें कि AP और AB की जगह, ठीक है, AB की जगह अब यहाँ देखिए ये पूरा AB है तो AB की जगह AP प्लस PB लिखा जा सकता है। तो बस यही लिखेंगे क्या AP प्लस PB बराबर में कितना 1/3। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 3AP बराबर, अब ये 1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी यानी कि ये यहाँ चले जाएंगे तो AP प्लस PB। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि 3AP और जो ये AP है ये यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का AP हो जाएगा बराबर में क्या PB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2AP, ठीक है, यहाँ से क्या 2AP और यहाँ बराबर में PB। तो यहाँ देखिए 2AP बराबर PB।
तो जो ये AP है, AP तो ऐसे ही ठीक है, जो PB है इसके बटे में ले आएंगे, बराबर यहाँ 1 बचा और जो ये 2 यहाँ था ये यहाँ बटे में चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि AP बटे PB बराबर 1/2, इसका मतलब 1:2, ठीक है। AP अनुपात PB क्या 1:2, ऐसे निकालना था इसको। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ये C ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 1:2। और कुछ बच्चे इसमें गलती करेंगे क्या कि वो 1:3 लगा के आएंगे। भाई वो जो थ्योरम है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर PQ बटे BC दे रखा है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हाँ AP बटे AB, ठीक है। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि AP बटे AB, तो इसका अनुपात 1/3 है। लेकिन ध्यान से देखिए हमको क्या पूछा है, AP और बटे में BP पूछा है, ये नहीं कि AP और बटे AB आप देखें और कह दें 1/3। तो नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, 1:2, ठीक। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज ABC में यदि AB जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है, AC क्या है 12 सेंटीमीटर और BC क्या है 6 सेंटीमीटर, तो एंगल B की माप होगी, ठीक है। एंगल B की माप हमको बताना है इसमें। अच्छा, इन सवालों में अगर कोई एंगल की माप पूछा है और हमें ये जो AC BC भुजाएं दे रखी हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है एंगल की माप जानने का कि पहले ये पता करें कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। पहले ये पता करें कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अब यहाँ पर एक भुजा है 6√3, सबसे बड़ी भुजा है 12 और एक भुजा है 6। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर है तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक। तो पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा क्या कि सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा क्या 12 है तो 12 का स्क्वायर, शेष दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो 6√3 इसका स्क्वायर और एक है 6 इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ 6 का 36 और √3 का 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ 6 का फिर से 36 हो जाएगा। अब 36 की अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 का 18, 3 या 9 1 10 108 हो जाएगा और यहाँ 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 8 6 14 और 10 और 3 13 और 1 14, 144। अब यहाँ पर भी 144 आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन बन रही है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब जो इसका त्रिभुज बनेगा, समझिए, जो इसका त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है ना। तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और हमें क्या दिया था, अब यहाँ समझिए कि किस एंगल के बारे में पूछा है। AB है कितना 6√3 और AC 12 है। तो जब AC 12 कहा है तो सबसे बड़ी भुजा तो यही होती ना, कर्ण। कर्ण कोई सबसे बड़ी भुजा बोलते हैं भाई, 12 यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, 12 यही बनेगा। तो ये AC है, A यहाँ बनेगा, C यहाँ बनेगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ काट के यहाँ बनाते हैं, ओके। तो C यहीं पर बनेगा। अब बचा क्या, B बचा ना, बस। तो अब हम समझ गए क्या कि एंगल B पूछा था हमको, एंगल B की माप क्या होगी। एंगल B तो यही है, तो B की माप कितनी 90 डिग्री। 10वें का फिर ये B ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ और यहाँ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको तो सीधे सीधे आंसर मिल गया ना। तो बस आप आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़िए। वैसे आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए यहाँ क्या क्या आएगा कि AB हमें कहा है, AB कितना 6√3, तो AB तो ये हो जाएगा 6√3 और ये क्या है AC, ये 12 है, नहीं ये तो 12 ऑलरेडी है, और यहाँ पर क्या BC है, तो BC ये 6 है, ओके। हाँ ये तो 12 पहले ही हो चुका है, AC BC 6 है, तो ये पर ये लिखने की आवश्यकता है नहीं खास, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है और हमें तो बस ये बताना है ना कि एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप फटाक से ये चीज लगाइए इसमें, ठीक है, ये चीज लगाइए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो सबसे पहले आप कर्ण वाला जो है यहाँ पर नोट कर लीजिए, उसकी भुजा नोट कर लीजिए कि यहाँ AC है। जब यहाँ AC है तो सीधी सी बात यहाँ B ही तो आएगा ना, B एंगल ही तो आएगा, तो B 90 डिग्री है, क्योंकि कर्ण जो होता है उसके जस्ट सामने का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगा, ओके। तो चलिए इसका जो है फिर ये B ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ना लगभग सभी लोग ही लगा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कई बार बताया है, जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, हमें भुजाओं का अनुपात निकालना हो, तो हमेशा क्या इसका रूट ऑफ कर दो। क्या कर दो? इसका रूट ऑफ। तो 16 का रूट ऑफ क्या आ जाएगा 4 और 25 का रूट ऑफ क्या आ जाएगा 5। तो क्या संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। तो इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको और पहले भी कई बार लगा के बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें क्या निकालना है भुजा। तो भुजा को हम A1 मानते हैं, A1/A2 का अनुपात निकालना है और क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल 1 और बटे क्षेत्रफल 2 ऐसे होता है। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, और पहला क्षेत्रफल है कितना 16 और बटे में कितना है 25। तो 16 का हम जानते हैं 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या 4:5, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे लिखना तो 4:5। तो आप इस सवाल को देख कर भी टिक कर सकते हैं, ओके। तो इसका ये 11वें का B ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में क्या है, चित्र में AB 3 सेंटीमीटर है, तो AB ये 3 सेंटीमीटर है। जो AC है ये 6 सेंटीमीटर है।
BD ये 2 सेंटीमीटर है और CD ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हमें कहा है BAD का मतलब BAD ये वाला एंगल, ठीक है, और CAD ये वाला एंगल, यानी इन दोनों एंगल का अनुपात पूछा है, ठीक है। अनुपात क्या होगा, इस एंगल का इस एंगल से अनुपात क्या होगा। अच्छा, इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, तो अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है भाई, इसका आंसर 1:1 ही आएगा, ठीक। वैसे इसके 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं आपको 2 तरीके बता दे रही हूँ कैसे लगा सकते हैं इसको। पहला तरीका तो ये है कि AB बटे AC इस भुजा का अनुपात निकालें और दूसरा इस भुजा का अनुपात निकालें, क्योंकि ये जो है ये बीच में एक रेखा खींची हुई ना AD, तो इसका अनुपात निकालें, उसका अनुपात निकालें। अब दोनों का जो अनुपात आता है वो इसका और इसका अनुपात के बराबर हो जाएगा। पहला तो तरीका ये हो सकता है, तो हम पहला ही तरीका आपको लगा के बताते हैं क्या, इसके हिसाब से, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे क्या कि AB, 1 मिनट, AB, ठीक है, ये AB और बटे में क्या AC, AB बटे AC, तो AB हमारा 3 है, AC 6 है, ये कट के 1/2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं BD और बटे DC, तो BD बटे में क्या DC, तो यहाँ पर भी 2/4, इसका मतलब 1/2, तो यहाँ पर भी क्या आया 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा था, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। तो जब ये भुजा इस भुजा के, ठीक है भाई, इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAD, ठीक है, क्योंकि संलग्न भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये BAD इक्वल टू किसके इक्वल होगा, DAC, तो DAC इसका मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, BAD बटे D, ठीक है, ये D है, DAC इसका अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका था, हम ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, लेते हैं, समझिएगा। अगर इसको हम θ1 मान लेते हैं, इसको हम θ2 मान लेते हैं, यानी चित्र हम यहाँ आपको बना के समझाते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ये कुछ ऐसे बना हुआ है चित्र, ये D है, ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, ऐसे कुछ है। अगर हम इसको θ1 मान लेते हैं, θ1, इसको θ2, तो हमें यही तो बोला है कि θ1 का θ2 से अनुपात, यानी कि इस वाले का इस वाले से अनुपात, तो θ1 का अनुपात θ2 से हमको निकालना है, ठीक। तो अब ये बताइए कि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ओके, 90 डिग्री का एंगल ही तो है ये, ठीक। तो अब अगर हम ये कहें कि ये लंब है, ठीक है भाई, इस थीटा के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन θ1 बराबर 2/3, ये लिख सकते हैं। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि साइन θ2 बराबर, ये लंब है ये कर्ण है, तो क्या लिख सकते हैं कि साइन θ2 बराबर 4/6, ठीक है, ये 4/6 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/3। अब साइन θ1 और साइन θ2 दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या θ1 इज इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स 2/3, और यहाँ पर क्या θ2 इज इक्वल्स टू क्या, साइन इनवर्स 2/3। अब इनको ना अनुपात में निकालना था, अनुपात करने का मतलब बटा, जैसे इनको कट करेंगे पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो θ1 अनुपात θ2 इज इक्वल्स टू 1:1, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से करें, चाहे आप इस तरीके से करें, हालांकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ तो नहीं है इसमें, पर देखने से कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होगा तभी ये वाला आप लगाइएगा, ठीक है, तभी ये वाला आप तरीका लगाइएगा, वरना फिर ये तरीका लगेगा, ओके। हालांकि इसमें लग रहा है कि बिल्कुल सीधी रेखा खींची हुई, तो लग रहा है कि यहाँ शायद 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ओके। तो इसका 12वें का फिर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, साइन 31/cos 54 का मान होगा। तो इसका मान तो लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इस 13वें का मान तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्यों, क्योंकि किसी एक को हम बदल देते हैं तो दूसरा वाला होता है ना, वो पहले वाले से कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी आता है। चलिए लगा के बताते हैं कि कैसे आता है। देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या है लिखा हुआ है, साइन 31 अपॉन में है कॉस 59, ये दे रखा है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि कॉस या फिर साइन, कोई ये फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर ले, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं साइन, अब 31 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 31 को, या साइन 31 अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं, हम कॉस को चेंज करते हैं इस बार, ठीक है। तो कॉस को चेंज करेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं कॉस 59, तो कॉस 59 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 घटाया गया होगा तब तो 51 आया होगा, तो इसको क्या लिखेंगे कि साइन 31
अब cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और थीटा का मान है 31, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, कितना आ गया, आंसर इसका 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते थे, कैसे, यहाँ देखिए, मान लीजिए हम इसको चेंज कर ले तो क्या, साइन 31 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस 59 ऐसे लिखेंगे। भाई साइन 90 माइनस 59 तब तो 31 आया होगा, और जो ये नीचे लिखा हुआ है cos 59 ये ऐसे ही लिखा रहेगा cos 59। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 59, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा cos 59, और अपॉन में पहले से ही cos 59 है। ठीक है, ये पहले से ही कैंसिल हो जाएंगे, क्या आंसर 1 आ जाएगा इसका। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, दोनों तरीके से ही हो जाता है, इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो 13 का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्र में बिंदु O को, बिंदु O यहाँ है, बिंदुओं A और P से देखने पर, तो पहले A से देखा जा रहा है बिंदु O को, फिर P से देखा जा रहा है। ठीक है, अवनमन कोणों की माप होगी, तो हमें अवनमन कोणों की माप बताना है। ठीक, तो ये वाला एंगल तो सही है 45, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एकांतर कोण के हिसाब से ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो ये पहला आंसर तो सही है। दूसरे आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 60 यहाँ दिया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 60 नहीं दिया, इसका मतलब फिर ये 60 नहीं है। अगर ये 60 है और यहाँ से जो एंगल बनता है हमारा पूरा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसका मतलब ये इतना कितना 30 एंगल तो बचा। तो ये जब 30 एंगल बनेगा तो ये भी एंगल 30 ही बनेगा, क्योंकि आंख की सिधाई में फिर नीचे की ओर जब हम देखते हैं आंख की सीध से, ठीक है, और जब नीचे की ओर जो कोण बनता है ना वो अवनमन कोण होता है, यानी कि सिर्फ इतना कोण हमें पता करना है कितना है, ये अवनमन कोण होगा इतना। तो जब ये 60 है ये 30 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 30 होगा, जब ये 30 होगा तो इतना एंगल भी तो 30 ही होगा, यानी कि P से अवनमन कोण जो बनेगा वो 30 और A से अवनमन कोण जो बनेगा 45। तो पहले A से बताना है फिर P से बताना है, तो पहले तो 45 फिर 30, तो इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे गलती करके क्या करेंगे, यहाँ 60 बना और यहाँ 45 है, तो फटाक से क्या टिक करेंगे सी, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ओके, ये कुछ ऐसे दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। अच्छा, तो वृत्त की परिधि, अच्छा हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है क्या, 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है क्या, πr²। तो ये हो गई परिधि, ये हो गया क्षेत्रफल, और दोनों संख्यात्मक रूप से समान है, तो जब समान है इसका मतलब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा सिर्फ आर। हमें क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी निकल के आई, 2। तो बस सीधा सा आंसर ए ऑप्शन क्या टिक करेंगे इसका, क्या कि 2 मात्रक। ठीक है, अब इसका ये 16वां नंबर है, और 16वें में क्या है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9, 8 और 2 मीटर हैं को पिघलाकर के 2 मीटर के कोर के घन बनाए जाते हैं, यानी 2 मीटर के घन बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 मीटर कोर के घन बनाए जाते हैं, यानी कि उसकी भुजा है 2 मीटर। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे कि n गुणे घन का आयतन, भाई घनों की संख्या ज्ञात करनी, कितने घन बन सकते हैं, तो n गुणे घन का आयतन और बराबर में क्या, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो n गुणे, और घन का आयतन क्या होता है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, और घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुणे b गुणे h, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 यानी कि भुजा हमको क्या 2 दे रखी है। ठीक है, ये भुजा हमको 2 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n गुणे 2 की घात 3। ठीक है, और यहाँ LBH का मान 9 है, फिर 8 है, फिर 2 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ 2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर n बराबर कितना होगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18 ऐसे छोटे घन बनाए जा सकते हैं, यानी कि 16वें का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस सवाल को आप चाहे बड़ा करके लगाएं चाहे छोटा करके लगाएं, आपको टिक तो ऑप्शनल में ही करना है ना, तो आप जैसे हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है उतना फास्ट लगाइए। ठीक है, क्या n गुणे घन का आयतन, ठीक है, n गुणे घन का आयतन बराबर क्या, घनाभ का आयतन था, तो घनाभ का आयतन LBH था, तो 9 गुणे 8 गुणे 2, अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना कुछ अगर कट हो रहा है तो उतना अच्छा है। भुजा की घात 3 ये घन का आयतन होता है, तो यहाँ 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ कैंसिल हो रहा था इन दोनों से, या तो आप बटे में ले जाएंगे फिर कैंसिल करेंगे, तो डायरेक्टली आप सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर गुणे में संख्या है वो तभी कैंसिल होगा। तो अब n यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। अब इसका ये 17 नंबर है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, हमें इसका माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है
और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो अब प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा। तो यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या वर्ग अंतराल दे रखा है हमको, वर्ग अंतराल है क्या 0 से 10, और क्या दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या 50। ठीक है, और एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35 और यहाँ 45, ये वर्ग चिन्ह हो गए। बारंबारता क्या है, यहाँ एफ आई 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, ये एफ आई हो गई यानी बारंबारता। अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई भी तो निकालना है। तो 5 चौके 20, 15 पचे 75, 25 छक्का 150 यानी 150, और 35 की 4 से करेंगे तो 35 35 70, यहाँ 140 हो जाएगा। 45 की 1 से करेंगे तो 45 ही रहेगा। अब हमें इनको भी जोड़ना है और इनको भी जोड़ना है, फिर बाद में डिवाइड कर देना है। तो 5 5 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 4 है। ओके, 1 कैरी हो जाएगा, और 7 2 9, और जो 1 कैरी था 10 हो गए, सीधे 10 हो गए। अब 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 का 3, 2 कैरी हो जाएगा। तो 1 1 2 और 2 कितना 4, यहाँ 430 हो रहा है। अब इनको भी जोड़ते हैं। तो 6 4 10 1 11, 11 5 16, 16 4 20, यहाँ 20 हो गया। यहाँ क्या 43 और अपॉन में 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको भी करेंगे डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 25 10 यानी 21.5। ठीक है, तो जो हमारा माध्य आ रहा है वो आ रहा है इसका 17 का, फिर ये सी नंबर सही हो रहा है क्या 21.5। ओके, अब है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। हमें माध्यिका निकालने। अच्छा, ये क्वेश्चन एक जरूर आता है, इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है यहाँ देखिए। यहाँ हम जानते हैं कि त्रिमाध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये होता है फार्मूला। ये बहुलक लिखा हुआ है, ठीक है, बहुलक मैंने ऐसे लिख दिया। अब त्रिमाध्यक तो ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि हमें माध्यक तो निकालना ही निकालना है। तो त्रिमाध्यक माध्यक, ठीक है, बराबर 2 इंटू माध्य, और माध्य हमको दे रखा है कितना 28, प्लस बहुलक हमको दिया है 16। तो अब इन दोनों के पहले गुणा करेंगे। तो 2 28 16, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 28 दूनी 56, सीधे कर सकते हैं। अब यहाँ क्या इनको जोड़ेंगे, 6 6 12 और 7, और 5 1 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 यानी 72। अब यहाँ से जो ये 3 है, 3 यहाँ बटे में आएगा भाई, माध्यक लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ 3 गुणे माध्यक, तो यहाँ माध्यक, तो माध्यक बराबर क्या, इनको कट कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 बचा 12, तो 3 चौके 12 यानी 24 आएगा इसका आंसर। तो 18वें का ये सी ऑप्शन सही हो रहा है क्या, कि माध्यिका हमारी 24 आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, हमें बहुलक वर्ग पता करना है, और बहुलक वर्ग हम जानते हैं जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है। ठीक है, जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक बारंबारता 8 है, इसका बहुलक वर्ग 3 और 5 है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुलक में तो हम सीधे बारंबारता जो वर्ग होगा देखकर टिक कर सकते हैं, लेकिन माध्यक में ऐसा नहीं कर सकते। माध्यक में हमें पहले संचयी बारंबारता निकालनी होती है। ठीक है, जब भी माध्यक वर्ग पूछा होगा, तो हमें इसमें तो पूछा था कि बहुलक वर्ग याद करना है। बहुलक वर्ग तो सबसे बड़ी बारंबारता ये है 8 है, तो इसके सामने देख लिया 3 और 4, तो इसका तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। हमें माध्यिका वर्ग बताना है, तो माध्यिका वर्ग ना पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी, तभी इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको ना साइड में छोटा सा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमको दे रखा है यहाँ, ये साइड में यहाँ पर। ठीक है, अब क्या यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 13, यहाँ 20, और यहाँ कितना 8, ये दे रखा है हमको क्या बारंबारता, यानी कि एफ। हमें संचयी बारंबारता बनानी, सी एफ संचयी बारंबारता मतलब सी एफ। तो पहले तो 4 लिखा रहेगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ भी 2, 22 हो जाएगा। 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 तो ये आया, यानी कि n का मान हम कह सकते हैं 50। तो n/2 तुरंत निकालेंगे, n/2 कितना 25 हो जाएगा। अब 25 किसके अंतर्गत आएगा, तो ये 22 से तो बड़ी संख्या है, इसका मतलब 25 इसके अंतर्गत आएगा, 42 के अंतर्गत। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये माध्यिका वर्ग है कितना 30 से 40। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो माध्यिका वर्ग है वो कितना है 30 से 40 है हमारा। ओके, तो फिर इसका 20वें का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या 30 से 40। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में ना कुछ आंसर गलत थे, एक दो आंसर गलत थे किसी किसी के। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था, तो इसका ऑप्शन ये सी आना चाहिए था, बट आंसर शीट में डी दे रखा है, तो एक तो ये गलत है। एंड उसके अलावा आई थिंक एक दो और थे, शायद ये या ये, इसमें से कोई एक गलत दे रखा था। शायद ये 14 नंबर गलत दे रखा था, उसमें ये ऑप्शन या कुछ ऐसा दे रखा है, जबकि इसका आंसर ये आना चाहिए, ये सही है, जबकि ये सही है, ये आना चाहिए था, लेकिन ये दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है। ठीक है। अब खंड बाग का विस्तृत उत्तरी प्रश्न में ये पहला है कि सभी खंड कीजिए, और इसमें क्या है, पहला कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैं आपको कई बार लगवा चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको और करके बताती हूँ कैसे प्रूफ करते हैं। उसका एक ही तरीका होता है। ठीक है। तो आप उसी तरीके को एक बार याद कर लीजिए। √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, कुछ भी हो, आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जब इन्होंने अपरिमेय संख्या कहा है तो हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। √3 को हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। इसलिए क्या, a/b, भाई a/b एक परिमेय संख्या लेनी तो पड़ेगी, तो a/b क्या हो जाएगा, √3। a/b को √3 लेना पड़ेगा, जहां a और b कैसे हैं, पूर्णांक हैं, तथा a व b क्या हैं, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य वो होते हैं जिनके गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी और गुणनखंड मैच ना हो। ठीक है। तो ये सह अभाज्य हैं। फिर b इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमने मानना है कि जो b है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने इतना माना हुआ है। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कर दिया, और यहाँ पर जो √3 इसका वर्ग कर दिया, और यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये हमने यहाँ साइड में लिख दिया। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 3 बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ठीक है। तो अब a² इज इक्वल्स टू 3b², ये b² है, यहाँ चला जाएगा तो 3b² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो a² है वो 3 से विभाजित है। भाई 3b² का मतलब क्या हुआ, कि जो a² है वो 3 से विभाजित हुआ। तो क्या लिखेंगे कि a², यहाँ 3 बना है, ठीक है, 3 से विभाजित है, अतः जब a² 3 से विभाजित है तो a भी तो 3 से विभाजित होगा, अतः a भी 3 से विभाजित है। ठीक है। तो a भी जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर कोई और संख्या मानेंगे। ठीक है। जब यहाँ तक हो जाएगा तो कोई एक और संख्या मानेंगे। तो माना कोई संख्या a बराबर क्या लेंगे, 3c ले लिया हमने, a बराबर 3c, ये c है। ओके। जहां c एक पूर्णांक है, तो जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। अब a बराबर 3c कहाँ रखेंगे, समीकरण 1। अब समीकरण 1 हमने किसको, इसको मानना था। ओके। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 ये है, a² बराबर 3b², तो जहां a है वहां पर क्या रखेंगे, 3c। तो यहाँ a² की जगह क्या लिखेंगे, 3c, तो 3c का स्क्वायर, और ये क्या, 3b², यहाँ लिख देंगे 3b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9c का स्क्वायर, यहाँ 3b का स्क्वायर, ये यहाँ 3 ही रहेगा, 3b का स्क्वायर। अब 3 से ये जो 9 है कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3c², और यहाँ बराबर में क्या हो रहा है, b²। ठीक है। अब इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब क्या लिखेंगे कि जो b² है, भाई जो b² है वो क्या है, 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि b भी तो 3 से विभाजित होगा, अतः b भी 3 से विभाजित है। ठीक है। इसका मतलब b भी तो 3 से विभाजित हो गया।
तब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, भाई समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि 3a व b दोनों से विभाजित है। भाई देखिए यहाँ पर क्या है कि जो b है वो 3 से विभाजित है, और इससे पहले क्या था कि जो a था वो भी 3 से विभाजित था। ठीक है, दोनों संख्याएं वो 3 से विभाजित हो रही हैं। ठीक, तो यही हमने लिखा कि समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो a व b दोनों से विभाजित हो रहा है। ठीक है, परंतु हमने माना था, हमने क्या माना था, हमने तो ऊपर माना था ना कि सह अभाज्य है। हमने माना था a व b सह अभाज्य हैं। ठीक है, हमारी यह मान्यता या हमारी यह धारणा, तो हमारी यह मान्यता या फिर धारणा, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है गलत है। ठीक है, गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमने यहाँ क्या लैंग्वेज लिखी कि हमारी यह मान्यता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह गलत है क्योंकि हमने ऊपर परिमेय संख्या माना था और हमने ये भी तो माना था कि सह अभाज्य है। देखिए यहाँ हमने क्या माना था कि a और b सह अभाज्य हैं। ठीक है, सह अभाज्य हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। सहअभाज्य का मतलब है कि कोई गुणनखंड ही नहीं आना चाहिए जो मैच हो आपस में, लेकिन यहाँ तो आ रहा है 3 ऐसा गुणनखंड है जो a व b दोनों को कट कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने तो उसको परिमेय माना था, फिर वो परिमेय नहीं है, फिर वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो √3 है यह एक अपरिमेय संख्या है, लास्ट में लिख देंगे। उसको ऐसे सॉल्व करके दिखाना था। इसी प्रकार आप √2 √7, ठीक है, कुछ भी आप लिखना हो, ये आप एक बार इस लैंग्वेज को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। बस जहां पर √3 होता है वहां पर बस आप चेंज कीजिए, √7 √5 उतना ही आपको चेंज करना है। बाकी सवाल पूरा इसी तरह से आपको लगाना है, ये सिद्ध करने वाला। ठीक है, लास्ट में क्या डाल देंगे, प्रूव्ड। ओके, तो अब इसका ये खा पार्ट लेते हैं, और खा में क्या है, यदि tan a + b = 1 तो tan a + b की वैल्यू 1 दे रखी है, tan a - b की वैल्यू दे रखी है 1/√3। फिर a + b का मान 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, a और b के मान ज्ञात कीजिए, हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है इसमें। तो tan a + b = 1 और tan a - b = 1/√3 ये हमको दे रखा है। अब हम जानते हैं कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है। tan 45 का मान 1 ही तो आता है, तो यहाँ पर tan 45 लिखेंगे 1 की जगह पर। क्यों tan ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ tan इस वजह से यहाँ भी tan लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, ये तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें क्या tan a - b, और tan a - b किसकी वैल्यू होती है, tan a - b में 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो 1/√3 की जगह पर tan 30 लिखेंगे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, a - b = 30, और यहाँ से क्या होगा, a + b = 45। ठीक, तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो a + b = क्या, 45, a - b = क्या, 30, दोनों को नॉर्मली ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या 2a, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 5, और ये कितना 7, तो a बराबर 75/2। ठीक है, 75/2, तो इसको और कट करते हैं, तो और जब कट करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14, एक सही दो, या तो यहाँ पे आंसर छोड़ दिया होगा, या तो यहाँ पे आंसर छोड़ा होगा, या फिर पूरा 0.5 कर दिया होगा, या तो फिर ऐसे कर दिया होगा 27.5 डिग्री। तो आंसर में यहीं पे छोड़ा है। ठीक है, आंसर में यहीं पे छोड़ा है, क्या भाग किया है, जो बचा था एक, तो 1/2 ऐसे करके लिख दिया है, तो a का मान तो ये आ जाएगा। b का मान कैसे, किसी एक समीकरण में मान रख देंगे, समीकरण 1 है, एक में मान रख देंगे, क्या a + b = 45, यहाँ क्या लिख देंगे,
समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो ए का मान कितना है 75/2, ठीक है, 37 से 1/2 रखने की बजाय हम क्या रखेंगे 75/2 प्लस बी, और यहाँ 45, तो बी बराबर 45, और ये 75/2 इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा क्या 75/2। अब बी बराबर यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, 90 माइनस 75/2। जब घटाएंगे 90 में से 75 तो 15 बचेगा, 15/2। इसको भी भाग करेंगे तो ये आएगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, तो ये ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये वाला ऐसे इस प्रकार से नहीं दिया है, इस प्रकार से दिया है। वैसे आपको आंसर शीट तो पता नहीं होगी ना पेपर में क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ पर छोड़ सकते हो, चाहे ठीक है चाहे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वो कट नहीं किया जाएगा आपका, ठीक। तो ए का आंसर आएगा 37 सही 1/2 डिग्री, और बी का मान आएगा 7 सही 1/2 डिग्री, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो एक कंडीशन थी, इसमें कंडीशन भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो एक कंडीशन बोली थी क्या, कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी को जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम a प्लस बी को जोड़ते हैं तो यहाँ 37 है और यहाँ 7 है, 37 में 7 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, और ये आधा है, ये आधा, यानी कि 45 टोटल हो जाएगा। तो जो a प्लस बी का मान आएगा वो 0 90 के बीच में ही तो है बस, तो फिर ये कंडीशन भी हमारी अप्लाई हो रही। तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि जहाँ 0 a प्लस बी लेस देन आर इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, बस ये हो गया। ऐसे हमको आंसर दिखाना था इसका, ठीक है। तो अब इसका ये गा पार्ट लेते हैं, और गा में क्या है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। दो घन थे जिनसे घनाभ बना दिया गया है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो घनाभ है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। 1 नंबर का यहाँ गा नंबर लगाते हैं। अब यहाँ सवाल समझिए कि दो घन है। अब मान लिया हमने एक तो हमारे पास ये घन है, ठीक है, एक घन ये है हमारे पास, एक तो घन ये है, एक और घन है हमारे पास, ठीक है, और दोनों घनों को जोड़ करके क्या बनाया गया घनाभ बनाया गया है। ऐसे दोनों घनों को जोड़ दिया गया है, और दोनों घनों को जोड़कर क्या बनाया गया घनाभ बना दिया गया। एक ये घन है, एक ये घन है, जब दोनों को जोड़ा गया तो घनाभ बनाया गया। और इसमें कंडीशन क्या है कि एक घन का आयतन, ठीक है, एक घन का आयतन कितना है 64, ये आयतन है घन का। तो बस यहीं से शुरू करेंगे। क्या हमें क्या पता है कि घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा घन का आयतन होता क्या है भुजा की घात 3, ये होता है घन का आयतन। और हमने मान लिया इस घन की, ठीक है, एक घन की भुजा ये a है, एक घन की ये भुजा a है, हमने ऐसा मान लिया। यहाँ क्या 64, अब भुजा a है तो इसका मतलब a की घात 3, यहाँ 64, a बराबर क्या क्यूब रूट ऑफ 64, ये क्यूब रूट है 64 का। तो ये 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, भाई 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये 4 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा 4 है, ये भुजा भी 4 होगी, और क्या ये वाली भुजा भी 4 होगी, क्योंकि ये तो घन है ना, घन की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। लेकिन यहाँ एक और घन जोड़ा गया, तो जोड़ने से क्या होगा अब ये घनाभ बन गया। तो घनाभ के लिए जो ये लंबाई हो जाएगी ये l, ठीक है, तो l कितनी हो जाएगी 4 ये और 4 ये, तो ये तो 8 हो जाएगा ना। घनाभ के लिए जो लंबाई है वो 8 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऊंचाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जोड़ा गया है, ऐसे करके जोड़ने से फर्क पड़ रहा है, ठीक, लेकिन लंबाई चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो l है l हो जाएगा 8, जो b हो जाएगा, ये घनाभ की बात कर रहे हैं, घनाभ की भी चौड़ाई 4 रहेगी, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, ये घनाभ के लिए हो जाएगा, ठीक। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, बन गया घनाभ। अब प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, लिखेंगे क्या कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट में क्या LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला घनाभ के, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इसमें मान रखना है 2, और L का मान कितना है 8, गुणे B का मान कितना है ये 4, प्लस B का मान फिर से कितना लेना है 4,
यहाँ गुड़े, ठीक है, एल बी हो गया, बी एच, तो यहाँ फिर से 4 प्लस एच एल, एच का मान 4 गुड़े एल का मान कितना 8। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। अब 2 यहाँ पर भी गुड़े का ही निशान होगा, वो बाद में लगाएंगे। अब 8 चौके कितना 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके कितना 32। इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा, यहाँ आएगा 80। इन सबको जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अच्छा यहाँ 2 भी था तो गुणे में 2 और लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल होते हैं ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखे जाते हैं, जो आयतन होते हैं वो हमेशा क्यूब में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बस यही पूछा था, यही आंसर हो गया। तो लिख देंगे क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर, इसको आंसर डाल देंगे, हो गया, ठीक है। ये इसका ये घा नंबर है, ठीक है, ये पहले का ये घा नंबर है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालना तो लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम इसको लगाए दे रहे हैं। क्या वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, और माध्यिका के लिए हमें संचयी बारंबारता भी इसमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ क्या बारंबारता, बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं, और संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ वर्ग अंतराल हमें कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, हमें 60 तक यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। बारंबारता हमें क्या दे रखी है, 7, यहाँ 12, यहाँ 18, यहाँ 15, यहाँ 10, और यहाँ 3, ये हमको बारंबारता दे रखी है, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये जो पहला है ये तो यहाँ लिखा रहेगा। अब 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 18 में 19 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और 37 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यहाँ 52 हो जाएगा। 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62, और 62 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 65 65 हो जाएगा। तो जो ये 65 आया है ये n का मान आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n बराबर 65। अच्छा पहले इसको स्केल से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। n का मान क्या है 65, तो फिर n/2 क्या हो जाएगा 65/2। अब इसको हम कट करेंगे, यानी कि 2 3 6 2 दूनी 4, यहाँ 0.5 32.5 आ रहा है, ठीक है। ये जो 32.5 आ रहा है ये कहाँ पे लाइज करेगा, किसके अंतर्गत, तो 32.5 तो यहीं पर लाइज करेगा ना, 32.5 इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो CF क्या, इसके जस्ट ऊपर, ये तो हमें CF मिल गया 19, ठीक है, ये जो 19 लिखा हुआ है ये CF है। अब इसके जस्ट सामने, ठीक है, यही 37 के जस्ट सामने जाएंगे, ये क्या f है, f की वैल्यू दे रखी, इसी के और सामने बढ़ेंगे, ये जो 20 है ये हमें लोअर लिमिट में मिल गया यहाँ पर। बस सारी वैल्यू नोट डाउन करेंगे। क्या l बराबर 20 दे रखा है, f बराबर 18 दिया हुआ है, और CF बराबर कितना 19 दिया हुआ है, h बराबर कितना 10 है। भाई डिफरेंस जो है इन दोनों का वो 10 ही तो है, 10 लिख लेंगे। अब माध्यिका वाला फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ लगा लेते हैं क्या, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका बराबर L प्लस यहाँ n/2 माइनस CF अपॉन F, ठीक है, ये F बना हुआ है, इंटू H, ये फार्मूला लिखेंगे। अब L का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे, प्लस n/2 का मान है 32.5, तो 32.5 लिख लें, या फिर 65/2 लिख लें, तो 32.5 ही लिख ले रहे हैं, माइनस CF कितना है हमारे पास 19 है यहाँ पर, बटे F, और F का मान है हमारे पास 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई में कितना, यहाँ 10 है, तो यहाँ हमने 10 लिख लिया, ठीक है। तो अब 20 प्लस, अब 32.5 से हमें 19 घटाना है, तो 32.5 से 19 घटाना है, इसका मतलब ये है कि 32.5, ठीक है, माइनस में 19.0, ऐसे घटाएंगे इसको। यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 13.5 बचेगा। यहाँ लिखेंगे 13.5, और जो 10 है ना, 10 यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेगा, बटे में कितना 18 हो जाएगा। अब जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट जब, अच्छा पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, कैसे हटेगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस यहाँ 135 हो जाएगा, क्योंकि 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 भी तो आ जाएगा,
और पॉइंट है इसलिए यहाँ पॉइंट लगा दिया जाएगा। तो ये पॉइंट इस 0 के हिसाब से खत्म हो जाएगा। यहाँ 18 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 प्लस 135/18। 3 तियां 9, 3 चौके 12, 5 15। ठीक है, 3 से कट हो रहा है। फिर यहाँ तिछाक 18, ये भी अभी 3 से कट हो रहा है। तो 3 एकम 3, 5 15, और ये भी 3 से, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या 20 प्लस, अब 15 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 7.5। ठीक, अब 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और ये 0.5 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो जो माध्यिका आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, माध्यिका का आंसर आ रहा है, माध्यिका बराबर 27.5, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ओके, ऐसे लगाना है इसको। अब ये इसका अड़ा वाला पार्ट है कि बिंदुओं 1, -5 और -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब हमें एक्स अक्ष कहा है तो एक्स अक्ष के लिए जो y का निर्देशांक होता है वो 0 होता है। तो पहले तो हमें ये पता है, और ये x1 y1 या x2 y2 हमको ये पता है। ठीक है, और क्या बोला है, निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमें जो m1 m2 है वो भी तो मानना पड़ेगा। तो m1 m2 को के अनुपात 1 मानेंगे। क्यों, जब हमें x अक्ष दिया होगा। ठीक है, x अक्ष दिया होगा तो k अनुपात 1 मानेंगे, और जब y अक्ष दिया होगा तो 1 अनुपात k मानेंगे। ठीक, तो बस अब यहाँ नोट करेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ। अब विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु हमें कौन कौन से दिए हैं, x1 y1, x1 y1 है 1 कमा माइनस का 5, ये x1 y1 है, और x2 y2, यहाँ कमा लगा लेते हैं, x2 y2 का मान है -4, 5, ये x2 y2 हमको दे रखा है। और यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं कि x अक्ष के लिए, ठीक है, x अक्ष के लिए जो y है वो 0 है। तो इसका मतलब x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के लिए जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, निर्देशांक बराबर क्या, x, y। तो इसका मतलब क्या, x, 0, क्योंकि y तो 0 रखना है और x के लिए हमें x ही रखना है। ठीक, तो x के निर्देशांक निकालने वो तो बाद में निकल के आएंगे, अभी फिलहाल हमको x ही मानना है। तथा m1 अनुपात m2, और m1 अनुपात m2 जब भी x अक्ष के लिए बोला जाएगा तो k अनुपात 1 मानेंगे। ठीक है, अब बस विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y। ठीक है, x, y जो ये निर्देशांक है हमारे, x, y यहाँ पर रखेंगे, x, 0। अब यहाँ विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब x, y यहाँ पर क्या रखेंगे, x, 0, तो यहाँ लिखेंगे x, 0। अब यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 का मान हमें क्या लेना है, k, तो यहाँ k लेंगे, और x2 क्या लेना है हमको, ये -4, तो यहाँ लेंगे -4 प्लस m2 हमें क्या लेना है, 1, यहाँ 1 लेंगे, इंटू ये सब गुणे के निशान है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब यहाँ x1 के लिए हमको क्या 1 लेना है, बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, फिर m1 फिर से k लेना है, और y2 हमारा क्या है, यहाँ पर 5 है, ये देखिए 5 नहीं रखा है तो 5 ले लेंगे, 5 प्लस m2 1 लेंगे, और y1 कितना है, ये -5 है, तो यहाँ -5 ले लेंगे ऐसे, बटे में m1 m2 यानी कि k प्लस 1। ओके, ऐसे। अब ये जो है ये x अक्ष के बराबर होगा, और 0 जो है ये इसके बराबर हो जाएगा y अक्ष के बराबर, क्योंकि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो जो ये x है इसके बराबर हो जाएगा, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो x बराबर क्या, इसके बराबर करते हैं, ये क्या है -4k प्लस 1 की 1 से गुणा 1 और बटे में k प्लस 1, ये तो इसके बराबर हो गया, और 0 के बराबर ये हो जाएगा, तो इसको अलग लिखेंगे। 0 बराबर यहाँ क्या 5k माइनस 5 एकम 5, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या k प्लस 1। ठीक है, अब ये k प्लस 1 यहाँ x की ओर चला जाएगा, या इसको अभी नहीं करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ k से वैल्यू निकल आएगी, और इसको अभी सॉल्व नहीं करते। जब k की वैल्यू निकल आएगी तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से x का मान निकल आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ये k प्लस 1 है, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर यहाँ 5k माइनस 5, भाई ये 0 से कर गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0। फिर यहाँ से क्या बचा, यहाँ ये बराबर का निशान। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना ही तो बचा, तो क्या लिखेंगे 5k बराबर 5, ये जो 5 है ना इस तरफ आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा।
तो फिर k बराबर 5 और ये 5 अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 1 आ रही। ठीक, k की वैल्यू 1 आ रही। तो जो m1 m2 जो अनुपात है हमारे 1:1 हो जाएगा। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन फिर भी अब हमें क्या x का मान पूछा है, तो x बराबर -4 गुणे k का मान कितना 1 प्लस 1 बटे फिर से k का मान 1 प्लस 1। तो x बराबर यहाँ क्या -4 प्लस का 1 बटे में 1 और 1 मिला के कितने 2 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या 4 में से 1 हटा देंगे तो -3, तो -3 बटे 2, यहाँ से -3 बटे 2 आ रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या पूछा था, x अक्ष के लिए जो निर्देशांक है यहाँ, ठीक है, ये जो पूछा था x y का मान, तो x, 0 इसमें मान रखना है। तो क्या लिखेंगे कि x अक्ष के निर्देशांक बराबर x, 0 बराबर में क्या -3, 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और m1 m2 हालांकि इसमें पूछा नहीं था। ठीक है, अगर m1 m2 पूछते कि m1 m2 का अनुपात, ये जो हमने अनुपात निकाल के रखा था ना कि अनुपात 1, इसमें मान रख देते अगर पूछते तो यहाँ क्या अनुपात, ये भी एक आंसर हो जाता, अनुपात m1 अनुपात m2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता k:1 और k का मान तो 1 है, इसलिए 1:1, ये आंसर हो सकता था अगर पूछते, बट यही पूछा है तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब ये जो 4 नंबर है इसी का, इसमें क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ए बी एक वृत्त का व्यास बोला है और ए बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जिसका कि केंद्र 2, -3 है, जिसका केंद्र यानी कि सेंटर पॉइंट जो बीच में होता है ना तो वो है 2, -3, और बी के निर्देशांक भी हमको दे रखे हैं। हमें क्या ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूले से ये हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु वाला जो फार्मूला लगाते हैं उससे हो जाएगा। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। तो चित्र में अब मान लीजिए ये वृत्त है और ये इसका व्यास है ए बी, तो यहाँ ए यहाँ बी, बीच में एक पॉइंट होता है ओ, जिसको हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये ओ है। अब इस जो सेंटर पॉइंट है इसके निर्देशांक हमको पता है 2, -3, ये सेंटर पॉइंट है, और बी के निर्देशांक हमको पता है 1, 4। हमको ए के निर्देशांक ज्ञात करने, तो ए के निर्देशांक x, y हम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या बराबर x, y, ये a के मान लेते हैं, और b के निर्देशांक हमको पता है क्या 1, 4, ये b के निर्देशांक हो गए। ठीक है, तो ये जो a के निर्देशांक है इनको x1 y1 कहते हैं, इस तरफ से निर्देशांक होते हैं इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। तो इनको बोलेंगे, इसको बोलेंगे x2 y2। ठीक है, इसको बोलेंगे x2 y2 और ये x1 y1, और जो मिड पॉइंट है वो xy होता है। तो x, y जो है वो मिड पॉइंट है, 2, -3, और ये 0 के निर्देशांक है, 0 नहीं मतलब ओ बिंदु के। ठीक है, 0 नहीं भाई, ओ बिंदु के निर्देशांक है ये। ठीक, इतना हमें पता है। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु वाला सूत्र क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये होता है फार्मूला मध्य बिंदु वाला। तो x, y, x, y क्या है हमारे पास, x, y ये है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट होता है वो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, -3 बराबर x1 प्लस x2। तो x1 क्या है हमारे पास, x1 तो ये x1 ही रहेगा। ठीक है, ये x1 रहेगा, जिसको हमने x माना है ये x1 रहेगा। तो ये हो गया x1 प्लस y, x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारा ये 1 रहेगा। ठीक, यहाँ 1 लिखेंगे अपॉन 2, y1 प्लस y2, और y1 के लिए y लिख दें ये। ठीक है, y1 ही लिख देते या फिर y भी लिख देते, तो y1 ही अभी मान लेते हैं, बाद में इसको x और y कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या y2 क्या है हमारा 4 है। ठीक है, y2 ये हमारा क्या है, ये 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और अपॉन में क्या 2 लिख देंगे। ठीक, तो अब जो ये वाला है ये इसके बराबर होगा, और जो ये y एक्सिस है ये इस y के बराबर हो जाएगा, y एक्सिस के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट, यानी कि जो ये 2 है, 2 ये इसके बराबर होगा, x प्लस 1/2। फिर और जो ये -3 है, -3 किसके बराबर होगा, इसके, y प्लस 4/2। अब ये y1 लिखे ना लिखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहाँ 2 की गुणा 2 से 4, और यहाँ x प्लस 1, यहाँ से 2 की गुणा इससे तो -6, यहाँ y प्लस 4। अब जो ये 1 है, 1 यहाँ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि इससे x के निर्देशांक आ जाएंगे। x के निर्देशांक क्या 3, x का मान तो 3 आ रहा है।
यहाँ से क्या -6 और 4 यहाँ जाएगा तो माइनस का, यहाँ y, तो y बराबर कितना -10। ये तो y के निर्देशांक आ गए। जो हमें ए बिंदु के निर्देशांक थे, क्या x1 y1 था, हमने माना था उसको, ठीक है, यही तो हमारा x1 y1 आया है, चाहे हम x1 लिखे ना लिखे, ठीक है, वो एक ही है। तो क्या लिखेंगे कि ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या, 3, -10, और बस ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी, ठीक है।